नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 50 पार्ट देख लिए थे। आज हम लोग 51वां पार्ट देखेंगे। 51वां पार्ट में हम लोग दो प्रश्नों को देखेंगे। एक आपका जीएस सेकंड पेपर का प्रश्न है और दूसरा जो है आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो प्रश्न है उसको जो जीएस सेकंड पेपर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 101 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को लिखना है। ठीक है दोस्तों, कुछ बातें हैं कि जैसे जो लाइव डिस्कशन था उसके मैंने 3 ऑप्शन पोलिंग करवाई है। तो कम्युनिटी टैब पर जाकर आप लोगों के पास में एक पोल करने के लिए आएगा। 3 टाइमिंग है, तो उस टाइमिंग में आपको पोल करना है कि किस टाइम पर आपको सुटेबल रहेगा। तो कल से हम वह उसी टाइम पर स्टार्ट करेंगे। 3 टाइमिंग है, एक है 9 से 10 सुबह, और दोपहर में 3 से 4, और रात में 11 से 12। क्योंकि 10 से 11 के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी घर में, सभी लोग हैं तो थोड़ा सा समस्याएं हो रही थी। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा है, तो उसको आप लोग ज़रूर करिएगा। और इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है 2020 मेंस के लिए, यूपी पीसीएस मेंस 2020। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो प्रश्न है उसको लिखने से पहले जैसे कुछ सावधानियां आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां होती दोस्तों आप लोगों को नहीं करनी है। ग्रामर की गलतियां करने पर जो एग्ज़ामिनर होता है वो बिल्कुल मतलब जो प्रभाव होता है वो बहुत गंदा पड़ता है, बहुत गलत पड़ता है। कि जिस व्यक्ति को ग्रामर तक नहीं सही से लिखना पढ़ना आता तो ऐसी हालत में थोड़ा सा गलत प्रभाव पड़ता है। तो इन चीज़ों को आप लोग समझिएगा। और जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इनमें अगर कोटेशन डालना बहुत ज़रूरी है। या हो सकता है कोई राजनीतिक विचारक हो, विद्वान हो, तो उनकी लाइनें आप डाल सकते हैं। ठीक है, और क्या है कि जैसे प्रश्न में तथ्यों का प्रयोग करिए, डायग्राम का उपयोग करिए। जो शब्दों का चयन है वो आपका अच्छा होना चाहिए। 200 शब्द में ही प्रश्न को लिखना होता है। ठीक है, और कुछ चीज़ें और हैं कि जैसे जो हैंडराइटिंग है अगर आपकी अच्छी, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका, धन विधेयक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, मनी बिल क्या होता है, और मतलब मनी बिल की परिभाषा देनी है धन विधेयक की, और संसद में किस प्रकार पारित होता है यह बताना है। और तीसरा प्रश्न, 3 प्रश्न हैं आपको जवाब देने हैं। वित्त विधेयक जो फिनेंस बिल होता है, तो फिनेंस बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं धन विधेयक की, मनी बिल की बात कर देते हैं। तो धन विधेयक देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 110 में इसकी स्पष्ट रूप से परिभाषा दी गई है। तो मान्यता यह है कि धन विधेयक के संदर्भ में कि जैसे किसी कर का लगाना, किसी भी विधेयक में कर का लगाना, कर का हटाना, कर का परिवर्तन, कि मतलब जैसे चेंज करके दूसरा कर लगाया गया। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कुछ कोई प्रावधान किसी विधेयक में है तो वह धन विधेयक होता है। सरकार द्वारा उधार लेना, प्रतिभूतियां उधार लेना, अगर ऐसी चीज़ें की जा रही हैं तो आपका वह धन विधेयक के उसमें आएगा। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है आपका संचित निधि या आकस्मिक निधि से धन निकालना या उसमें धन डालना। ठीक है, तो संचित निधि भाई कहीं ना कहीं से संचित निधि में पैसा आता है, टैक्स कलेक्शन का, सारी चीज़ों का। तो उसको, उस पैसे को जो हमारा संचित निधि होती है या आकस्मिक निधि होती है उससे धन निकालना, ध्यान रखिएगा। और जो धन प्राप्त करता है वो फंड, तो यह अगर इस तरीके के प्रावधान हैं तो वह धन विधेयक माना जाता है। किसी विधेयक में जो धन विधेयक होता है, ठीक है, तो धन विधेयक जो है संचित निधि, आकस्मिक निधि का अभिरक्षक भी माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। और धन विधेयक की मान्यता इसी प्रकार से है, परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। निर्णय कौन करता है कि जैसे कोई भी विधेयक धन विधेयक है तो इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय जो है वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, इसमें राज्यसभा की शक्ति नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए जो मनी बिल है, धन विधेयक है, इसके पारित होने की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले तो इस पर अगर कोई विधेयक का प्रस्ताव लाया जाता है इस टाइप के मनी बिल का, तो
सबसे पहले तो राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होती है, पूर्व अनुमति, ठीक है, प्रस्तुत करने से पहले। फिर उसके बाद लोकसभा में जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ प्रेसिडेंट हैं, इनके पास गया, पूर्व अनुमति लिए, अनुमति लेने के बाद फिर ये बिल आपका विधेयक जाता है कहाँ पर, लोकसभा में। लोकसभा में जाता है, फिर इस पर हस्ताक्षर करते हैं अध्यक्ष, जो भी लोकसभा के अध्यक्ष होंगे वो हस्ताक्षर करते हैं और डिफाइन करते हैं कि यह मनी बिल है या नहीं है, निर्णय करते हैं, ठीक है। और जो मनी बिल है, ठीक है, तो धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रस्ताव रखा जा सकता है, राज्यसभा में ऐसी प्रक्रिया का शुरुआत नहीं होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब लोकसभा से इसको पारित कर दिया जाता है। अब पारित करने के बाद यह राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा इस पर सिफारिशें दे सकती है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है कि लोकसभा उसको माने ही, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। राज्यसभा जो है 14 दिन तक उसको होल्ड करा सकती है, रोक सकती है, लेकिन अगर बिल नहीं भेजती तो उसको पारित मान लिया जाता है, ठीक है। अब इस प्रक्रिया के बाद में क्या होता है कि फिर इस प्रक्रिया के बाद में राष्ट्रपति के पास में सिग्नेचर के लिए जाता है, हस्ताक्षर के लिए, और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह आपका अधिनियम या एक्ट बन जाता है, ठीक है। देखिए, धन विधेयक के संदर्भ में अगर बात करें तो जो राष्ट्रपति होते हैं तो इस पर ऐसा नहीं है कि वो मना कर सकते हैं, वह बाध्य होते हैं साइन करने के लिए, ठीक है, बाध्यता है, ध्यान रखिएगा। और अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ पर अगर राज्यसभा और लोकसभा किसी भी मनी बिल में मतलब एक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर जो ज्वाइंट सेशन होता है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इस बिल के, ठीक है, इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो आपका मनी बिल होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यह पूरी की पूरी प्रक्रिया है आपका धन विधेयक और उसके पारित होने की प्रक्रिया में। अब देखिए, जो फिनेंस बिल होता है और जो मनी बिल होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो धन विधेयक होता है वह साथ ही साथ वित्त विधेयक भी होता है। प्रत्येक मतलब जो धन विधेयक होता है, सभी धन विधेयक आपके वित्त विधेयक होते ही होते हैं, ठीक है। जैसे धन विधेयक में क्या है, मनी बिल में क्या है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए होती, तो इसी प्रकार से जो वित्त विधेयक होता है, फिनेंस बिल होता है, तो उसमें भी आपको पूर्व अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। धन विधेयक की जहाँ तक बात करते हैं परिभाषा के संदर्भों में, तो इसकी परिभाषा जो मानी जाती है कि जैसे जो संचित निधि है उससे धन निकालना या उससे खर्च करना, कोई कर लगाना, कर हटाना, कर का परिवर्तन, ठीक है, राज्यसभा का इसमें अधिकार नहीं आता है, ठीक है। तो ये धन विधेयक के संदर्भ में। अब यही वित्त विधेयक की बात करते हैं, फिनेंस बिल की बात करते हैं, तो फिनेंस बिल की जो बात करते हैं तो वित्त विधेयक की, तो इसमें आर्थिक नीतियों की रूपरेखा रखी जाती है। धन विधेयक का जो वर्णन हमारे परिभाषा कहाँ दी गई है, धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है वो 110 में दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अब वित्त विधेयक को जो फाइनेंस बिल होता है उसको किस में डिफाइन किया गया है, तो उसको आर्टिकल 110 बा के खंड 1 में का से लेके चा तक किया गया है। तो इसमें सब जो प्रावधान है वो आपके वित्त विधेयक से संबंधित हैं और अनुच्छेद 117 में भी इसमें प्रकाश डाला गया है, ठीक है। तो इस तरीके से 200 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से लिखें। और भी कुछ पॉइंट्स अगर आपको लगते हैं इसमें डालने चाहिए, अगर आपने कहीं से पढ़े हैं तो उनको भी ऐड कर लीजिए और अपने उत्तर को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो यह पूरा का पूरा प्रश्न है, 200 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना था। देखिए, जितनी चीज़ें आपको पूछी जाए, जो चीज़ पूछी जाए उसको आप सही रूप में, सही दिशा में आप उसका जवाब दीजिए। आप बताने के लिए बहुत कुछ ढेर सारी चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन आपको सीमाएं लगाई गई हैं ना कि 200 शब्द में आपको अपनी बातें कहनी हैं, तो उसी के स्वरूप में आपको इस
जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आज का जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यह करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो है वो आपका 102 है। और ध्यान रखिएगा, शब्द सीमा का आप लोग खास ख्याल रखिए कि जैसे 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को अच्छी तरीके से लिखना है। ठीक है। जो प्रश्न है, प्रश्न को अच्छी तरीके से लिखने से पहले कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना होता है। मैं डेली डेली, आप लोगों को भी लगता होगा कि डेली डेली ऐसा क्यों बोलते हैं। मैं बोलता इसीलिए हूँ कि कम से कम आप डेली डेली इन चीज़ों को सुनेंगे तो आप अगर 5 पॉइंट पर भी गौर करके लिख दिए कि हाँ ये मुझे गलती नहीं करनी है, ठीक है, इसी चीज़ की प्रैक्टिस कर ली आपने, तो और भी ज़्यादा चीज़ अच्छी हो जाएंगी। कि जैसे मैं डेली बोलता हूँ कि ग्रामर की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, तो आप थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देंगे ना कि ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पार्ट, इन तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, कोई महान विचारक की लाइन, ठीक है। तो इन चीज़ों में अगर आप एक एक कोटेशन डाल देते हैं तो आपका उत्तर अच्छा हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये आता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जैसे तथ्यों का समावेश करिए, ठीक है। अगर आपको कोई डेटा है तो उसको भी आप प्रयोग करिए, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है कि आप हैंडराइटिंग का थोड़ा सा प्रयास करिए कि अच्छा करने की कोशिश करिए। और ये कैसे अच्छी होगी? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करेंगे। पांचवी चीज़ क्या है कि शब्दों का चयन आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखिए 125 शब्दों में लिखना है। अब इसको आप चाहें तो आप राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जो है, एनपीआर जिसको बोला जाता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। तो अब ऐसी हालत में आप अगर शब्दों का चयन अच्छा नहीं करेंगे तो अपनी बातें पूरी नहीं रख पाएंगे। तो ये एक बात हो गई। और क्या है, एक लयबद्धता होनी चाहिए उत्तर में, कि एक सीक्वेंसिंग होनी चाहिए कि जैसे आपसे पहले राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या है इसके बारे में बताना है, इसके प्रमुख लाभों को बताना है। तो इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में आपको चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि पैराग्राफ और पॉइंट्स के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि जहाँ पर आपको लगे कि हाँ पैराग्राफ डालना है वहाँ पैराग्राफ का उपयोग कर लीजिए, नहीं तो आप पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं। तो दोनों का समावेश करते हुए अच्छे से उत्तर को लिखिए। इसीलिए मैं डेली डेली आप लोगों को बताता हूँ कि कम से कम अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो एग्ज़ाम हॉल में अगर आप ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपका उत्तर बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है, क्या है, इसके प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। तो इसको आपको बताना है। देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जो है यह है क्या चीज़? यह एक सामान्य निवासियों की सूची है, ठीक है, जो देश में रह रहे हैं, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, निवासियों की सूची है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए अब रहना कितने दिनों से, जैसे कोई व्यक्ति रह रहा है तो कितने दिनों से रह रहा है, कि पिछले 6 महीनों से वो रह रहा हो और अगले 6 महीनों के रहने के लिए इच्छुक हो, तो उस व्यक्ति का नाम जो है वो एनपीआर में आएगा, उसको शामिल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो एनपीआर है इसको किसके तहत इसका निर्माण किया जाता है, इस सूची का निर्माण किया जाता है। तो देखिए हमारे यहाँ जो नागरिकता अधिनियम है 1955 और नागरिकता नियमावली 2003 के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। एनपीआर का आप लोगों ने सुना भी होगा कि अब जो घर घर जाकर लोग जानकारी लेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। और एक होता है एनआरसी, ठीक है, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन, ठीक है, जिस पे काफ़ी कुछ विवाद भी हुआ है, जिस पर काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहा था एनआरसी पर, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। अब देखिए ध्यान रखिएगा, जो एनपीआर है, एनपीआर में से ही आपसे अगर अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है आपसे सारे लोगों की चीज़ें पूछ ली गई, सबका डेटा ले लिया गया कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पर कितने दिनों से रह रहा है। अब अगर एक सूची ऐसी बनाई जाए कि आपको डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए, आप प्रमाण कीजिए कि आप भारत के निवासी हैं, ठीक है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह एनआरसी कहलाती है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों पार्ट एक ही हैं। जैसे एनपीआर जो है, एनपीआर क्या है और एनआरसी क्या है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कि एनपीआर जो है नॉर्मल है, आपने पूरी काउंटिंग कर ली, फिर उसके बाद आपने प्रमाणित करवाना चालू कर दिया कि आप कागज़ दिखाइए, आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने हैं कि आप यहाँ के जन्मे हैं या नहीं हैं, कितने सालों से हैं, क्या हैं, कैसे हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो एनआरसी में किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। देखिए कुछ चीज़ें और हैं कि जैसे नागरिकता संशोधन एक्ट आया था 2004 में, जो कि नागरिकता एक्ट, जो नागरिकता अधिनियम है 1955 में एक संशोधन किया गया था, उस संशोधन को लाया गया था 2004 में। इसमें एक धारा जोड़ी गई थी 14A, 14A। अब देखिए 14A में कुछ चीज़ें कही गई थी जिस पर संसद में भी काफ़ी कुछ बातें कही गई थी हमारे माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और 14A में क्या क्या कहा गया है कि जैसे केंद्र सरकार चाहे तो अनिवार्य रूप से पहचान पत्र, जो लोग हैं, जो देश के निवासी हैं, जो व्यक्ति हैं, उनका पहचान पत्र जारी कर सकती है। तो यह अथॉरिटी कौन देता है? 14A देता है। ठीक है, केंद्र क्या कर सकती है? केंद्र सरकार पहचान पत्र अनिवार्य रूप से जारी कर सकती है। ठीक है, और आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए कह सकती है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें प्रावधान क्या है कि वह एक रजिस्टर मेंटेन कर सकती है। ठीक है, रजिस्टर मेंटेन, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके माध्यम से आपका रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो आपका एनपीआर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और एनआरसी से किस तरीके से संबंधित है, तो इन चीज़ों को आप लोगों ने जाना। और इसका आधार कहाँ से मिलता है वो भी आप लोगों ने जाना। अब देखिए अगला पार्ट जो है, जो दूसरा पार्ट है, इसके प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए कि जैसे जो एनपीआर किया जा रहा है तो इससे फ़ायदे क्या होंगे, लाभ क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो लाभ है वो है निवासियों का डेटाबेस एक तैयार होता है कि जैसे मान लीजिए यह इंडिया है। ठीक है, अब यह इंडिया है तो इंडिया में कितने लोग रह रहे हैं इसका डेटाबेस बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें लोगों के लिए, भलाई के लिए कोई योजनाएं चलानी है, कोई बहुत अच्छी योजना केंद्र सरकार ला रही है, राज्य सरकार ला रही है, तो इसी डेटा का उपयोग करके लाएगी ना। नागरिकों और गैर नागरिकों में जो विभेद है वो किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेटाबेस के माध्यम से जो नीति निर्माण की प्रक्रिया है उसमें बहुत हेल्प मिलती है, सहायता होती है। ठीक है, तो इसलिए निवासियों का डेटाबेस एक तैयार हो जाता है। उस डेटाबेस का उपयोग जो है सरकार की अनेक योजनाओं में, जो विकास की योजनाएं हैं उनमें किया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे जो योजनाएं हैं, तो स्कीम्स जो हैं, अगर उनका बेहतर क्रियान्वयन तभी होगा, ठीक है, जब आपके पास लोगों की जानकारी होगी कि कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। नीतियों का क्रियान्वयन अच्छा होगा, और राष्ट्रीय सुरक्षा की भी एक बहुत बड़ा मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा का, नेशनल सिक्योरिटी का। तो यहाँ पर जो नागरिक हैं और जो नहीं हैं उनमें विभेद किया जा सकता है और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। और क्या है कि जैसे किसी भी प्रकार के दोषों का निवारण करना, कि कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी की मार्कशीट में कुछ डेट ऑफ बर्थ अलग लगी है, किसी की बीए की मार्कशीट में कुछ और लगा है, आधार कार्ड में कुछ और लगा है, पैन कार्ड में कुछ और डेट हो गई, तो इन सब टाइप के जो भी मतलब दिक्कतें हुई हैं उन दिक्कतों को सॉल्व किया जा सकता है इस डेटाबेस के द्वारा। और क्या है कि जैसे मान लीजिए दोहराव की स्थिति नहीं होगी, कि बहुत जगह ये होता है कि जो आपका एनपीआर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, तो एक ही जगह से डेटा उठाया जा सकता है अलग अलग चीज़ों में। जैसे हमें ड्राइविंग लाइसेंस है या आधार कार्ड है या अन्य चीज़ें हैं, तो इनका उपयोग ना करके हम सीधे डायरेक्ट उसी का उपयोग करेंगे जाकर, जो आपका एनपीआर का डेटा है। ठीक है, और क्या है कि सभी को समान रूप से कागजी कार्रवाई
हो पाएगी। कि जैसे मान लीजिए कोई दिक्कत होती है या देश में जो लोग रह रहे हैं उनमें से किसी को कोई चीज़ें देनी है। अब जैसे मान लिया हमें पता है कि 50 लोगों में से 45 हमारे देश के नागरिक हैं, बाकी विदेशी हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें ये पता रहेगा कि 45 लोगों के लिए समान रूप से अच्छी तरीके से जो भी सेवाएं दी जा रही हैं सरकार के द्वारा, तो वो अच्छे से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसी बेसिस पे होती हैं। और एक अगला पॉइंट और जोड़ सकते हैं, यह एनआरसी को भी हेल्प करता है। ठीक है, कि जैसे अगर एनआरसी करना हो तो आप इससे ईजिली कर सकते हैं, अलग से एनआरसी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी डेटा का उपयोग करके हम लोग कर सकते हैं। अब ये सरकार की इच्छा के ऊपर है कि अलग से एनआरसी कराई जाए या इसी डेटा का उपयोग किया जाए। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हैं आपका जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है और इसके प्रमुख लाभों को हम लोगों ने देखा। ठीक है, 125 शब्दों में आपको इस प्रश्न को लिखना है। पीडीएफ जो है आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है 2020 मेंस के लिए। तो जो लोग भी इस समय देखिए खाली हैं आप लोग, और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। डेली वर्क का प्रोग्राम है। जो लोग मेंस की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से मेंस का मटेरियल ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ाई ज़रूर करते रहिए, क्योंकि ये समय अब जो भी है फ़िलहाल, अब उसको चाहे नकारात्मक लीजिए या सकारात्मक लीजिए, है तो है। ठीक है, कोरोना है तो है, लेकिन कम से कम इससे बचने का अच्छा तरीका है कि आप रूम पर रहिए, और रूम पर रहिए, बिजी भी रहेंगे, पूरा दिन पढ़ते भी रहिए। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग समझिए। और पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, जो लोग भी अगर इच्छुक हों तो ज्वाइन कर सकते हैं। 2020 का मेंस का चल रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, देख सकते हैं, या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।